हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मूल अधिकार 23 से 35 तक के। 23 से 35 तक के पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग 12 से 22 तक के पहले पढ़ चुके हैं, जो कि फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंतर्गत दो वीडियो पढ़े हुए हैं। इसी चैनल में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक पूरे मूल अधिकार दिए गए हैं, लेकिन हम आज 23 से 35 तक कवर करेंगे। तो अनुच्छेद 23 से 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 32 से 35 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो पहले थे अनुच्छेद 14 से 18, इसमें है समता का अधिकार, जो कि हम पहले फर्स्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। फिर उसके बाद आता है 19 से 22 तक, जो कि सेकंड क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं। इसमें है स्वतंत्रता का अधिकार। आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं जाकर। अब यहाँ पर किसी ने शायद ध्यान दिया हो कि अनुच्छेद 29 से 30 और यहाँ पे 32 से 35 दिया हुआ है, और यहाँ पर 31 एक मिस है। मूल संविधान में मतलब प्रारंभिक संविधान में 7 मूल अधिकार थे। अब कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। तो अनुच्छेद 31 में एक था मूल अधिकार हम लोगों का, संपत्ति का अधिकार, जिसको कि हटा दिया गया। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ था 1978 में। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अब इसका उल्लेख, अब हटाया गया तो कहीं ना कहीं तो उल्लेख किया गया, और किस रूप में किया गया? तो इसका उल्लेख अब अनुच्छेद अनुच्छेद 300 का में है। कहाँ है? अनुच्छेद 300 का में है। अब इसको मूल अधिकार हटाकर विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। विधिक या फिर कानूनी अधिकार। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में है बलात् श्रम, बलपूर्वक मजदूरी एवं मानव दुर्व्यवहार का प्रतिषेध। यहाँ पर बलात् श्रम का अर्थ है बलपूर्वक मजदूरी से। आप किसी से भी बलपूर्वक कोई भी कार्य नहीं करा सकते हैं। इसके अनुसार किसी व्यक्ति से कोई बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जा सकता व मानव की खरीद बिक्री को रोका गया है। इसके अंतर्गत कुछ और चीजें रोकी गई हैं, जो कि ये हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न कार्यों से रोका गया है: बेगार, बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा और मानव तस्करी, स्त्रियों व बच्चों का अनैतिक व्यापार। इन चीजों को रोकने के लिए समय समय पर अमेंडमेंट आते रहे। जो संविधान संशोधन अधिनियम, वो अधिनियम ये है। बंधुआ मजदूरी, ये बंधुआ मजदूरी उन्मूलन 1976 में आया। बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए जो अधिनियम आया वो आया था 1976 में। उसके बाद में महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार रोकने के लिए, महिलाओं के और बच्चों के अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए एक अमेंडमेंट आया। वो था 1986 का महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम 1986। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में दिया गया है बाल श्रम का प्रतिषेध। मतलब आप किसी बच्चे से 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे से ऐसा काम नहीं करवा सकते हैं कि जो जोखिम भरा हो। तो 2016 के संविधान संशोधन 2016 के संविधान संशोधन के उपरांत किसी भी बालक को जिसकी आयु 14 वर्ष, जिसकी आयु कितनी? 14 वर्ष से कम हो या फिर उससे कम हो, उसे जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो जो मतलब इसमें नियोक्ता जो अपने यहाँ काम पर रखेगा, वह माता पिता, इन दोनों के लिए दंड के प्रावधान किए गए हैं। और यहाँ पर 2016 का जो संविधान संशोधन था वो 101वां संविधान संशोधन था। तो 101वां संविधान संशोधन 2016 के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
और अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 में है धर्म को अंतःकरण से अबाध्य रूप से मानने की स्वतंत्रता। ठीक। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 25 का एक, राज्य निम्न आधारों से धार्मिक आधारों पर निर्बंधन लगा सकती है। कुछ आधार दिए गए हैं, यहाँ पे निर्बंधन का मतलब होता है रोक लगाना। ठीक। तो कुछ आधारों पर राज्य रोक लगा सकती है। वो आधार क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। वो आधार ये हैं, लोक व्यवस्था, सदाचार और ये श्वासन ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर कॉपी में नोट कर रहे हो तो ऐसे लिखना। और एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग यूट्यूब से किसी का भी वीडियो पढ़ते हैं, किसी की वीडियो से भी पढ़ते हैं, तो उसको कॉपी में नोट करते रहा करें। इससे जो कि अगर एक बार वीडियो देखते हैं तो वो भूल जाते हैं, अगर नोट करेंगे तो वो दोबारा कभी ना कभी देखेंगे। और 21 दिनों के अंदर आपने अगर किसी चीज को रिवाइज किया तो वो फिर से बिल्कुल नया जैसा हो जाता है। इसलिए आप लोग नोट कर लिया करें जिससे कि रिवाइज हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 25 का 2, अनुच्छेद 25 के 2 में दिया गया है, राज्य धार्मिक आधारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बना सकता है। ये जो अभी आधार बताए, धार्मिक आधार मतलब धार्मिक आधारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य कानून बना सकता है। ये राज्य को अधिकार प्राप्त है। फिर आते हैं अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26 में दिया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब अगर कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। लेकिन ये प्रबंधन की स्वतंत्रता केवल संस्था और समिति को प्राप्त है। ठीक। अब आते हैं अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 27 में दिया गया धार्मिक अभिवृद्धि हेतु करों में छूट। यदि आप किसी धर्म के हैं और उस धर्म में और अन्य लोगों को जोड़ना चाहते हैं, उन्हें अपने धर्म में मिलाना चाहते हैं, तो जो उसमें खर्च होगा उसमें आपको टैक्स फ्री होगा। ठीक। या फिर टैक्स कम देना पड़ेगा। यहाँ पर इसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 27। फिर आते हैं अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 28 में शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से छूट। तो आप किसी भी स्कूल में, कॉलेज में आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा बच्चों को दी जा सकती है। ऐसा चाइना में चल रहा है। वहाँ पर बौद्ध धर्म स्कूल में पढ़ाया जाता है, बौद्ध धर्म के बारे में। और बौद्ध धर्म अपने देश से निकलकर अन्य देशों में बहुत फैल गया। चाइना, रसिया, बस अपने ही देश से बिल्कुल समाप्त है। बहुत कम लोग मिलेंगे अपने देश में बौद्ध धर्म को मानने वाले, और इसको मानने वाले चाइना के लोग और रसिया के लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो स्कूल और कॉलेज में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और नैतिक शिक्षा व गीता को धार्मिक शिक्षा नहीं माना गया है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 29 से 30 में। अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 29 से 30 में क्या है? शिक्षा संबंधी अधिकार। और अनुच्छेद 29 में दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब ये अल्पसंख्यक अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप अल्पसंख्यक में क्या बताएंगे? मुस्लिम बता देंगे। कौन है अल्पसंख्यक? मुस्लिम बता देंगे। उसके बाद में क्रिश्चियन भी बता देंगे। ठीक है। लेकिन इनका निर्धारण कैसे होता है कि मुस्लिम एक अल्पसंख्यक वर्ग है? आप ये बता सकते हैं कि मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग में क्यों आता है या फिर क्रिश्चियन क्यों आता है? तो अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक का निर्धारण धर्म और भाषा के आधार पर किया जाता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा भाषा के आधार पर। जिस भाषा को बोलने वाले कम लोग होंगे वो होंगे अल्पसंख्यक। फिर उसके बाद में आता है धर्म। जिस धर्म के कम लोग होंगे वो होंगे अल्पसंख्यक। तो यहाँ पर आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 में दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन व प्रशासन की स्वतंत्रता। ठीक। तो अल्पसंख्यक अपने मनपसंद का स्कूल खोल सकते हैं, कोई भी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं,
यहाँ पर वही बात लिखी स्थापना, ठीक। उसके बाद में उसका प्रबंधन कर सकते हैं और प्रशासन, वहाँ पर नियम बना सकते हैं जो वो अपने नियम अपने स्कूल में रखना चाहें। और इसकी स्वतंत्रता अल्पसंख्यकों को प्राप्त है और अपने धर्म की शिक्षा भी वहीं पर दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 32 में। अभी हम लोग 31 बताकर ही आए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संविधान की आत्मा का है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और ये तो अनुच्छेद 32 को हो गया। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सामान्यतः हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को भी कहते हैं। तो इसलिए अगर कहीं पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, अगर सामान्यता पूछा जाए कि सामान्यता संविधान की आत्मा आत्मा किसे कहते हैं, तो वो होगा प्रस्तावना। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रस्तावना को। अब प्रस्तावना को किसने किसने कहा संविधान की आत्मा? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। एक लोग और थे, उन्होंने कहा, वो थे ठाकुर दास भार्गव। कौन थे? ठाकुर दास भार्गव। उन्होंने भी संविधान की आत्मा किसको कहा? प्रस्तावना को कहा। इन दोनों लोगों ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को बताया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हाँ, एक चीज और यहाँ पर, तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, डीपीएसपीज, नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि 36 से 51 में वर्णित है, संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को गॉडविन ऑस्टिन ने, किसने? गॉडविन ऑस्टिन गॉडविन ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा बताया। तो यहाँ पर तीनों चीज एक बार क्लियर कर लो। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया है और प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू और ठाकुरदास भार्गव ने बताया है। और यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को गॉडविन ऑस्टिन ने बताया हुआ है संविधान की आत्मा। तो इन तीनों चीजों को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अगर आपको पूछा जाएगा 32 ऑप्शन में, ये तीनों जरूर रखे होंगे, चारों, जवाहरलाल नेहरू, ठाकुरदास भार्गव और उसके बाद में भीमराव अंबेडकर, गॉडविन ऑस्टिन। तो आपको गॉडविन ऑस्टिन लगाया अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पूछा जाए। या फिर अगर अनुच्छेद 32 पूछा जाए या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो भीमराव अंबेडकर आप बताएंगे। किसे बताएंगे? भीमराव अंबेडकर को। और प्रस्तावना के लिए अगर पूछा जाए किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू अगर ऑप्शन में, तो जवाहरलाल नेहरू को कहेंगे। और अगर ठाकुरदास भार्गव है तो ठाकुरदास भार्गव को कहेंगे। चलो, यहाँ पे और भी पॉइंट है कुछ, तो वो चीज हम लोग समझ लेते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि किसी व्यक्ति को मूल अधिकारों से वंचित किया जाता है या फिर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं या फिर जारी करता है। यही शक्ति और यही सेम शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को प्राप्त है। ठीक, यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई। इसके आगे पढ़ते हैं जो 5 प्रकार की रिटें हैं। रुक जाओ, यहाँ पे क्लियर करते हैं जरा। ये देखिए, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों से वंचित किया जाता है तो अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 से हाई कोर्ट 5-5 रिटें जारी करता है। आगे आती हैं 5 रिटें कौन कौन सी हैं, तो ये 5 रिटों के प्रकार देख लेते हैं। तो एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। फिर आता है परमादेश, एक है प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रेक्ष, ये 5 हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में यह है कि यह रिट किसी निजी व्यक्ति, संस्था या लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। यह तभी जारी किया जा सकता है जब व्यक्ति को अवैध रूप से बंधक बनाया गया हो और 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय या फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष
प्रस्तुत ना किया गया हो, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कंप्लीट हुआ। अब आते हैं परमादेश। यह रिट किसी लोक पदाधिकारी या कनिष्ठ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जा सकती है जब उनके द्वारा लोक पद के कर्तव्यों का निर्वहन ना किया गया हो, इनका काम हो करना और ये मना कर दें कि हम नहीं करेंगे, तब ये परमादेश रिट जारी की जाती है। फिर उसके बाद आता है प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण। प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण आपस में भाई-भाई हैं। तो प्रतिषेध वो होता है जो किसी कार्यवाही के अंतर्गत न्यायालय इसमें अपनी कार्यवाही जोड़ता है, और उत्प्रेक्षण होता है जब कार्यवाही हो गई होती है तब। इन दोनों चीज़ों में बस एक चीज़ समझ लीजिए, ये कार्यवाही के दौरान होने वाला है, जारी किया जाता है। ये कार्यवाही के समाप्त होने के बाद है, जब कार्यवाही समाप्त हो जाए तब। तो इसको अब बताते हैं। यह रिट किसी न्यायालय के विरुद्ध उसकी अधिकारिता से बाहर जाकर की जाने वाली कार्यवाही अधिकारिता से बाहर जाकर की जाने वाली कार्यवाही को कार्यवाही के दौरान ही, ये कार्यवाही यहाँ पे कर रहे हो, कार्यवाही के दौरान ही ये रिट जारी की जाती है। ठीक, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और जो उत्प्रेक्षण होता है, यदि अधिकारिता से बाहर जाकर, ये अधिकार क्षेत्र से अपने बाहर गए और निर्णय भी दे दिया, इन्होंने अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दे दिया, तो इस निर्णय को निरस्त करने के लिए वरिष्ठ न्यायालय, जो वरिष्ठ न्यायालय इस न्यायालय से बड़ी न्यायालय है, अपनी रिटें जारी करता है, उत्प्रेक्षण रिट जारी करता है। ठीक, तो और ये जो दोनों रिटें हैं, ये दोनों रिटें वरिष्ठ न्यायालय द्वारा कनिष्ठ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। वरिष्ठ न्यायालय द्वारा मतलब बड़ी न्यायालय द्वारा, और अपने से बड़ी न्यायालय अपने से छोटे न्यायालय के विरुद्ध जारी करती है। तो ये दोनों कंप्लीट हो गई। अब आते हैं अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा जब किसी लोक अधिकारी के द्वारा उसकी अधिकारिता से बाहर जाकर कोई कार्यवाही की जाती है, तो न्यायालय उसके विरुद्ध उसकी योग्यता, उसका पद और प्राधिकार सिद्ध कराने के लिए यह रिट जारी करता है। उनसे कहता है कि भैया, किसी लोक पदाधिकारी और जो भी है, उनसे कहता है कि भाई तुमने ये काम कर तो दिया, लेकिन अब इसका अपना अधिकार सिद्ध करो कि किस अधिकार से तुमने ये किया है। तो अधिकार प्रेक्षा ये है। आगे आते हैं हम लोग अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में दिया गया है तीनों सेनाओं, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बल व सूचना प्रौद्योगिकी के मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, जिसका कि उद्देश्य होगा अनुशासन को बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 34 में है मार्शल लॉ या फिर सेना कानून। यह भारत में युद्ध, अशांति, गृह युद्ध अथवा कानून के उल्लंघन के पश्चात देश की शांति व्यवस्था प्रभावित हो, तो संसद द्वारा विधि बनाकर सेना को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वह देश के अंदर शांति स्थापना करे, और मार्शल लॉ के अंतर्गत मूल अधिकारों को भी सीमित किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने अभी एक बात कही, गृह युद्ध। क्या बात कही मैंने? गृह युद्ध कहा था अभी। गृह युद्ध का मतलब होता है देश के अंदर ही, मतलब देश के अंदर ही अलग अलग समुदाय के लोग आपस में भिड़ जाएं, यही होता है गृह युद्ध। अलग अलग समुदाय या फिर अलग अलग धर्म के लोग। तो ये इतनी बात यहाँ क्लियर। आते हैं अनुच्छेद 35 में। अनुच्छेद 35 में दिया गया है मूल अधिकारों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। ठीक, यहीं से खत्म होता है ये चैप्टर। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और यहाँ तक अगर आप लोग आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।